जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण ऊष्मा। इससे पहले अपनों ने लवण के जल अपघटन पर बात की थी और अब जस्ट उसका रिवर्स उल्टा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण ऊष्मा पर। दोनों में से किसी एक प्रश्न पर आने की परीक्षा में पूरी संभावना रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये याद कीजिएगा दोस्तों, जब हमने लवणों का जल अपघटन तब हमने कहा था ऊष्माशोषी, जबकि उदासीनीकरण ऊष्मा एक प्रकार की यानी जब ये ऊष्मा निकलती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं उदासीनीकरण पर। तो क्या होता है, जब आप एसिड यानी अम्ल में जब आप क्षार मिलाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे और क्या बना देंगे? लवण और जल बना देंगे और साथ में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी को कहा जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार उदासीनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। तब यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये ऊष्मा उत्पन्न हुई यहाँ पर इस कंडीशन में। अब इसमें क्या है, ये हमने पहले भी एसिड और बेस का प्रबल और दुर्बल की जो बात की थी वही आंकड़े हैं भी, आपको ये याद रहे एक बार और भी, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, कौन से वीक एसिड और बेस है। वैसे यहाँ डायरेक्ट हमें कोई बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ हमें तो इस ऊष्मा के बारे में पढ़ना है भी, ये ऊष्मा कितनी है या इस पर प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आपका इस पर आएगा भी ये ऊष्मा कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ही कौन से एसिड और बेस, ये पहली महत्वपूर्ण बात, यानी अब हम एक एक मोल ले रहे हैं इनके, एक मोल एसिड और एक मोल ही बेस और दोनों ही स्ट्रॉन्ग। एसिड और बेस लेना है लेकिन हम दोनों ही पहले क्या लिए? प्रबल एसिड और प्रबल ही बेस ले लिए। एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग, आपस में जब मिलाए जाते हैं तो वही लवण और जल बनना है, ठीक है। लेकिन हमें तो यहां ऊष्मा पर ध्यान देना है। तो जो ऊष्मा निकलती है उसका मान हम पहले ध्यान में रखना है और वो है दोस्तों 13.7 किलो कैलोरी। ये प्रश्न है। जब स्ट्रॉन्ग एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा ही मुक्त होगी। और अब हमें एक जानकारी है भी, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो आपको याद होगा 4.18, यहां मैं लिख देता हूं, एक कैलोरी में 4.18 जूल। तो अगर आपको ध्यान देना है, या तो प्रश्न का जो आंकड़ा ऑप्शन में आपको जो मिलेगा वो या तो किलो कैलोरी में मिलेगा या आपको जूल में मिलेगा। ध्यान रख लेना इस बात को भी, ऑप्शन में किलो कैलोरी की या प्रश्न या ऑप्शन दोनों में से किलो कैलोरी की बात हो रही है या किलो जूल की। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं।
1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो इसको आप 4.18 से गुणा करेंगे तो लगभग इसका जो मान प्राप्त होगा वो 57.3 किलो जूल होगा, जो आपको वहां ऑप्शन में 57.4 भी कहीं मिल सकता है या 5 भी मिल सकता है। और जब हम इस पर आधारित कोई सवाल करते हैं तो कई बार 57.3 नहीं लेके केवल 57 लेकर ही गणना है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पुनः आप पर, यही मेन बात है भी 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो 13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल ऊर्जा है वो मुक्त होती है। अर्थात इनकी उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ये निश्चित कर दिया अपनों ने भी 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस की उदासीनीकरण ऊष्मा फिक्स है 13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल पर हमने बात की। अब इनके अलावा ये स्ट्रोंग के अलावा अब या क्या कंडीशन बचेगी, या तो दोनों वीक हो, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक ही बात है बस ये, या तो दोनों ही वीक हो या एक स्ट्रोंग हो दूसरा वीक हो। ठीक है, जैसे इसमें स्ट्रोंग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रोंग बेस। तो देखिए हमने जल अपघटन में भी बात की, 4 ही तो बात है, या तो दोनों स्ट्रोंग या दोनों वीक, या एसिड स्ट्रोंग वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रोंग बेस। तो आप ध्यान रखिएगा स्ट्रोंग वाली कंडीशन के अलावा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, यानी 1 मोल वीक एसिड और 1 मोल वीक बेस, एक स्ट्रोंग एसिड इसके साथ वीक बेस, वीक एसिड के साथ स्ट्रोंग बेस, यानी दोनों वीक हो या दोनों में से एक वीक हो, तब उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल से कम होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, कितना होगा वो कोई मुद्दा नहीं है। स्ट्रोंग का वो होगा वीक का या दोनों में से किसी एक के वीक होने पर जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी आएगी वो 13.7 किलो कैलोरी से कम प्राप्त होगी, बस। और तीसरी बात, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, 1 मोल का हिसाब रखा है हमने। अगर प्रश्न में 1 मोल नहीं आकर कम आ जाए, जैसे 0.2 आ जाए, 0.3 मोल आ जाए, 0.4 मोल आ जाए, तब आपको क्या करना है, तब भी आपसे वो पूछेगा बताइए इसमें कितनी उदासीनीकरण ऊष्मा है। ठीक है, तो 1 मोल के अलावा अगर आपसे उदासीनीकरण ऊष्मा पूछ ले, उदासीनीकरण ऊष्मा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 13.7 लिखना है। अगर प्रश्न में 13 पॉइंट यानी किलो कैलोरी में बात है, और अगर जूल में बात है तो यहां कितना लिखना है, 57.3 के आसपास या 57 ही लिख लेना चाहिए। गुणा कर देना है आपकी प्रश्न में या जो अभिक्रिया होगी प्रश्न के हिसाब से, यानी कुल मिला के प्रश्न में दिए गए मोल लिख देना, दिए गए मोल। अगर 0.3 देगा तो उसको 0.3 से गुणा कर देना, 4 देगा तो 4 से गुणा कर देना। ठीक है, तो 13.7 तो 1 मोल का है। आपको इसके अलावा अगर पूछे तो जितने मोल प्रश्न में दिए गए हैं आपको उतने से उसको गुणा करना है, बस। तो ये दोस्तों आपको 3 बात इसके लिए ध्यान रखनी है, एक भी दोनों स्ट्रोंग हो तब ये, स्ट्रोंग नहीं हो तब ये, और प्रश्न में दिया गया हो तब आपको 1 मोल के अलावा आंकड़े दिए गए हो तो कैसे करना है इनके। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों की बात कर लें। ठीक है, आप तब तक इसको नोट कीजिए। दोस्तों अब अपने बात करते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा पर आधारित कुछ प्रश्नों की। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये है,
एक अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण की ऊष्मा, एक अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण की ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी होती है। जब यानी एसिड और बेस की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है। कब होता है? अब याद करो कब होता है। अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हो तब? बिल्कुल नहीं। अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो, इनमें से एक दुर्बल है इसलिए नहीं। अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल हो, इसमें भी एक दुर्बल है, नहीं। तो अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हो, ये तीनों कंडीशन में तो क्या होगा? उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम प्राप्त होगा। तो ये कब प्राप्त होता है? जब अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हो। तो आपको इस तरीके से ये 3 प्रश्न मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, इन पर अपने बात कर रहे हैं। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण और आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये यानी टॉपिक में प्रश्न कैसे आए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए इसमें प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये व्याख्या कर रहा हूँ इस चीज़ की। दूसरा प्रश्न देखिए, मैंने आपको कहा था जब 1 मोल की बात हो तो आंकड़े फिक्स है, 13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल वाली बात कर दी। दोनों दुर्बल या दोनों में से एक दुर्बल हो तो उससे कम आ जाएगा। लेकिन जब एक के अलावा 1 मोल नहीं देकर मात्रा कुछ और दे तो क्या हो? जैसे जब 0.3 मोल HNO3 बराबर मिलेगी आपको ये मात्रा, और 0.3 मोल NaOH, तो एसिड और बेस इसकी 0.3 और इसकी 0.3 के साथ मिलाया जाता है तो इससे निकलने वाली ऊष्मा, तो हमें पता है अम्ल और क्षार से निकलने वाली ऊष्मा कौन सी होती है? उदासीनीकरण ऊष्मा होती है, ठीक है। इसका मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कि उसकी मात्रा क्या होगी। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया किलो जूल में बताइए, यानी किलो कैलोरी में नहीं पूछ के किलो जूल में। ये किस पर आधारित रहेगा? आपके प्रश्न या ऑप्शनों के हिसाब से आपको आइडिया वहां मिल जाता है भी हमें उत्तर किस में देना है। अब देखिए इसको हल करना है तो कैसे करोगे? बिल्कुल इजी सा है, हमें पता है ना। मैं थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूं भी 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस की उदासीनीकरण ऊष्मा है किलो कैलोरी में तो 13.7 और जूल में है अपने 57.3। लेकिन यहां हम चाहें तो केवल 57 का इस्तेमाल कर सकते हैं गणितीय में, क्योंकि आपको लगभग पास का या एग्जैक्ट उत्तर मिल जाता है, ठीक है। आप 57.3 लिखें या सिर्फ 57 लिख लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो अब आपको किसका पूछा है? 0.3 मोल एसिड का और 0.3 मोल बेस का पूछा है। तो इसका मतलब फिर आपको याद कीजिए मैंने क्या कहा था, ऐसी परिस्थितियों में जब उदासीनीकरण ऊष्मा आए तो आपको इन दोनों आंकड़ों में से किसी एक के साथ उस मोल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां क्योंकि इसने किलो जूल में पूछा है तो मैं आंकड़ा ले लेता हूं 57 वाला। तो आपको क्या करना है? 57 को 0.3 से गुणा करना है। 7 तिया 21, हंसा लगी 2, 5 तिया 15 और 2 17, एक अक्षर छोड़कर दशमलव, तो क्या आ जाएगा? 17.1 किलो जूल आ जाएगा। 17.1 किलो जूल इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बस तरीका पकड़ो। कहते हैं ना बात की लड़ पकड़ो, वो बात अपने आप सुलझ जाती है। बस ऐसी ही बात इसके अंतर्गत है भी। इस टॉपिक की आपको लड़ पकड़नी है, अपने आप ये सुलझ जाता है, उलझता नहीं फिर सुलझता है। जैसे कट्टा आता है ना कई बार मशीन से बंद किया हुआ, हम एक साइड से खोलते हैं नहीं खुलता, दूसरी साइड सही लड़ पकड़ में आता ही एक गांठ खोलते ही फर पूरा खुल जाता है। याद आ रहा है ना? सेम वही बात है। तो लड़ पकड़ो भाई सही। एक प्रश्न हो रहा है बहुत ही प्यारा सा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। आपको याद है मेरा एक वीडियो आया था, एक लेक्चर दिया था मैंने मोल कंसेप्ट पे। हो सकता है आपने, मुझे उम्मीद तो यही करूं भी आपने देखा होगा। मोल निकालना अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार, मैंने बहुत बड़ा दिल से वो वीडियो बनाया था और मैंने बहुत कोशिश की उसमें हर चीज़ भी बिल्कुल आपके सामने नहीं होकर मोबाइल के माध्यम से भी मैं बच्चे का मोल कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। ऐसा प्रयास मैंने उस वीडियो में किया है। और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आप उसको दोबारा देखना,
100% समझ में आएगा। कुछ वही बात यहां पर है। देखिएगा प्रश्न क्या, जब 36.5 ग्राम, अब प्रश्न पढ़ते समय गौर देना, ग्राम में मात्रा HCl और 40 ग्राम NaOH यानी एसिड और बेस दे रखा है, ठीक है, अम्ल क्षार, उदासीनीकरण आ गया, इसका मतलब बंदा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है के समय क्रिया करते हैं तो उससे उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। इसका मतलब हमें बता रहा है उदासीनीकरण ऊष्मा बता दो, लेकिन हमें यह नहीं पता चल पा रहा भी यहां मोल कितने हैं। हमें यह तो पता है जब दोनों एक एक मोल होते हैं तो उत्तर 13.7 आ जाएगा, लेकिन यहां तो कमबख्त किस में दे दिया उसने, ग्राम में। घबराना मत दोस्तों, अगर मोल नहीं आ रहा, अभी भी आपके कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कह रहा हूं इस तरीके का जब प्रश्न आ जाए ना, ग्राम में दिया है, तो जैसे HCl की ग्राम में मात्रा दे रखी है आपको 36.5, तो आप उसको ऊपर लिख दो और बटा में उसका यानी HCl का अणु भार लिख दो बस। अणु भार यानी हाइड्रोजन का भार 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 36.5, तो क्या प्राप्त हो गया 1 मोल। तो दी गई ग्राम की मात्रा में उसके अणु भार का भाग दे दो, मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो, आपके पास प्राप्त हो गया अब 1 मोल। लो भाई, इसकी मोल तो पता चल गई। अब NaOH की बात करें, NaOH वही ग्राम में मात्रा 40, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। जोड़ दें 23, 16 और 17, 16 और 1 17 और 23 करेंगे तो कितना हो गया 40। इसका मतलब 40/40 1। जरूरी नहीं हर बार इतना ही आए, हो सकता है अगर 20 ग्राम दे देता तो 1/2 हो जाते, ठीक है ना। तो 0.55 भी हो सकते थे, दोनों का आधा आधा मोल, आधा आधा मोल होता तो इसका मतलब हम 13.7 या 57 को आधा कर देते, उत्तर आ जाता। तो यहां दोनों का मान ही क्या प्राप्त हो गया आपको 1 मोल। अब तो कुछ नहीं देखना है, यानी 1 मोल और दोनों ही क्या है, यहां ये भी देखना है भी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, गलती मत कर देना कहीं। मोल निकालते ही कॉन्फिडेंस में आगे ये भी देखना है भी दोनों स्ट्रॉन्ग है क्या। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो और दोनों की मात्रा 1 मोल हो तो उत्तर अपना रटा रटाया क्या आएगा 13.7 किलो कैलोरी। देखिए ऑप्शन कैसे बनाया उसने, 76.5 यानी 36.5 और 40 को जोड़ के कर दिया, इससे थोड़ा कम वाला कर दिया। लेकिन आप तो आप हो, फंसोगे थोड़ी, लड़ पकड़ते हो गल की यानी बात की, और लड़ पकड़ ली है तो अपने आप सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ भी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और 1 मोल है, तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। तो ये था दोस्तों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उम्मीद करता हूं लड़ पकड़ ली होगी आपने, तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।